तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्णमाला की रहस्यमयी दुनिया। वर्णमाला की रहस्यमयी दुनिया क्या है, इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। वर्णमाला या वर्ण विचार क्या है, इस पर हम बात करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि वर्णमाला के भेद क्या है और जो वर्ण हैं उनके भेद क्या हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, उसके बाद में फिर विसर्ग स्वर क्या है, अनुस्वार क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और हम और भी गहराई से देखने का प्रयास करेंगे, मात्रा क्या है, हम किसको मात्रा कहते हैं, और व्यंजन के कितने प्रकार है, व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं, इसको बात करेंगे। वर्णों की अक्षरों की ध्वनि है उस पर बातचीत नहीं करूँगा, वो अगले वीडियो में बातचीत करूँगा। तो आशा करते हैं आप उस वीडियो को लगातार देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वर्ण विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उसके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, जैसे अ, ई, क, ख। मतलब ये वो वर्ण है जिसके खंड ना हो सकता है। मतलब इसको आधा करने के बाद में, इसको तोड़ने के बाद में इसकी ध्वनि कुछ नहीं होगी। मतलब ये इसकी ध्वनि को तोड़ा नहीं जा सकता। वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 43 वर्ण हैं। इनके दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में मात्रा शब्द के दो अर्थ हैं, एक स्वरों का रूप है, दूसरा है कालमान का। तो हम आगे अगर देखें कि वर्णमाला के दो भेद हैं, स्वर व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। हिंदी में अ, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर हैं। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वर की सहायता के बिना बोले नहीं जा सकते, जो कि है 33। ये सारे व्यंजन हैं। इन व्यंजनों में उच्चारण की सुगमता के लिए आ मिला दिया गया है जिससे कि उच्चारण सुगम हो सके। जब व्यंजनों में कोई स्वर नहीं मिला रहता है तब उसका स्पष्ट उच्चारण दिखाने के लिए नीचे एक तिरछी रेखा कर देते हैं जिससे कि वो पता चल जाए कि ये बिना स्वर का व्यंजन है, जिसको हम हलंत कहते हैं आम भाषा में। वर्णमाला में एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग स्वर होता है। व्यंजनों में दो वर्ण हैं जो अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। अनुस्वार का चिन्ह स्वर के ऊपर एक बिंदी और विसर्ग का चिन्ह स्वर के आगे दो बिंदियां लगाकर कहते हैं। जैसे अम और आहा का जो अक्षर है जो हम स्वर में हमेशा उसको गिनते हैं। व्यंजनों के समान इसके उच्चारण भी स्वर की आवश्यकता होती है। वर्णमाला में वर्णों के प्रयोग के संबंध में अगर हम बात करें तो कई ध्यान देने वाली बातें हैं और इसी को अगर हम और गहराई से देखें तो हमें और समझ में आएगा। उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के दो भेद होते हैं, मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर उसे कहते हैं जिसमें स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं होती है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। वे चार हैं, अ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री का चिन्ह। दूसरा संधि स्वर वे स्वर होते हैं जो मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर को हम संधि स्वर कहते हैं, जो बड़ा, बड़ी, ए, आई, ओ और औ, ये सारे संधि स्वर है। अब हम समझेंगे कि संधि स्वर को हम और गहराई से समझते हैं। तो संधि स्वर के दो भेद होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसी एक मूल स्वर में उसी एक मूल स्वर को मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ और अ को मिलाने से बड़ा अ की उत्पत्ति होती है, वैसे ही ई और ई को मिलाने से ई की उत्पत्ति होती है।
तो उसी तरह से ये दीर्घ स्वर है जो बड़ी की मात्रा या फिर बड़ा की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा जो बनती है वो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जो छोटाऊ की मात्रा होती है, जो छोटा होता है वो। उसी तरह से भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ और ई के संयोजन से एक जो है उत्पन्न होता है, मतलब ए स्वर बनता है। वैसे ही आ और उ को मिलाते हैं तो औ की मात्रा या फिर औ स्वर बनता है। वैसे ही ए और ऐ को मिलाने से औ बनता है, तो इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। व्यंजन को अगर हम देखें तो स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है। जैसे का वर्ण, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। व्यंजनों के दो भेद हम यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। जिन व्यंजनों में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है उसे हम महाप्राण और शेष व्यंजनों को अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर उष्म प्राण, उष्म महाप्राण है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह। शेष व्यंजन अल्प प्राण है। सब स्वर अल्प प्राण है। अल्प प्राण अक्षरों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राण वायु का उपयोग अधिक श्रम पूर्वक करना पड़ता है। जैसे ख, घ, छ आदि। व्यंजनों के उच्चारण में अनेक पूर्ववर्ती व्यंजनों के साथ हकार की ध्वनि मिली हुई सुनाई पड़ती है। अर्थात ख और क को अगर मिलाते हैं, क और ह को मिलाते हैं तो छा का ध्वनि होता है। वैसे ही च और ह को मिलाते हैं तो छ का ध्वनि होता है। हिंदी में ड और ढ के दो दो उच्चारण होते हैं। एक है मूर्धन्य, दूसरा है द्विस्पष्ट। मूर्धन्य उच्चारण आगे लिखे स्थानों में होता है। जैसे अगर हम देखें कि डाक, डमरू, डक, डम, डिग, ढंग, डोल, ये सारे आगे मूर्धन्य के उदाहरण हैं। और द्विस्पष्ट में अगर देखें तो अड्डा, लड्डा, खड्डा, ये सारे द्विस्पष्ट के उदाहरण हैं। अनुस्वार जो हम अम का वर्ण पढ़ते हैं वर्णमाला में, तो हिंदी में अनुनासिक के बदले बहुधा अनुस्वार लिखा जाता है। अधिकांशतः जगह पर अनुस्वार लिखा जाता है। इसलिए अनुस्वार का अनुनासिक उच्चारण जानने के लिए कुछ नियम आगे दिए जाते हैं। जैसे ठेठ हिंदी शब्दों में अगर शब्दों के अंत में जो अनुस्वार आता है उसका उच्चारण अनुनासिक होता है। जैसे मैं, गेहूं, जूं, क्यों, जो ऊपर बिंदी लगी रहती है हम उसे अनुस्वार या फिर अनुनासिक उसका उच्चारण होता है। पुरुष अथवा वचन के विकार के कारण आने वाले अनुस्वार का उच्चारण अनुनासिक होता है। जैसे करू, लड़को, लड़कियां, हूं, है इत्यादि। दीर्घ स्वर के पश्चात आने वाले अनुस्वार अनुनासिक के समान बोला जाता है। जैसे आंख, पांच, ईंधन, ऊंट, सांबर, सौंपना आदि। विसर्ग कंठ वर्ण है। अगर इसको देखें तो इसके उच्चारण में ह के उच्चारण को एक झटका सा देकर श्वास को मुंह से एकदम छोड़ते हैं। जैसे इसका उच्चारण है अह। अनुस्वार व अनुनासिक के समान विसर्ग का उच्चारण भी किसी स्वर के पश्चात होता है। यह हकार की अपेक्षा कुछ धीमा बोला जाता है। जैसे दुख, अंतःकरण, अंतःकरण, छिह इत्यादि। संयुक्त व्यंजन
अगर हम संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें तो संयुक्त व्यंजन के पूर्व ह्रस्व स्वर का उच्चारण कुछ झटके के साथ होता है, जिससे दोनों व्यंजनों का उच्चारण स्पष्ट हो जाता है, जैसे सत्य, अड्डा, पत्थर इत्यादि। हिंदी में मह, न आदि का उच्चारण इसके विरुद्ध होता है, जैसे तुम्हारा, उन्हें, कुल्हाड़ी इत्यादि। उर्दू के प्रभाव से ज और फ का एक एक और उच्चारण होता है। जा का दूसरा दंत तालव्य और फा का दंतोष्ठ्य है। इस उच्चारण के लिए अक्षरों के नीचे एक एक बिंदी लगाते हैं, जैसे जरूरत को जरूरत पढ़ते हैं, फुर्सत को फुर्सत पढ़ते हैं। जैसे जा और फा से अंग्रेजी में भी कुछ अक्षरों का उच्चारण प्रकट होता है। अगर हम वर्णों का उच्चारण और उसका वर्गीकरण देखें तो मुख के जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण होता है उसे उस अक्षर का स्थान कहते हैं। स्थान भेद से वर्णों के नीचे लिखे अनुसार, जैसे होता है एक कंठ से एक वर्ण समूह होता है जिसका कंठ से उच्चारण होता है, जैसे आ, क, ख, ग, घ, ड, ह और विसर्ग, एक विसर्ग स्वर है। कुछ स्वर समूह होता है, वर्ण समूह होता है जिनका उच्चारण तालु से होता है, जैसे ई, च, छ, ज, झ, ज, श। और कुछ वर्ण समूह होते हैं जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है, जैसे ट, ठ, ढ, ढ, ण, र, श। और कुछ वर्ण समूह होते हैं जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, जैसे त, थ, द, ध, न, ल, स। और कुछ वर्ण समूह होते हैं जिनका उच्चारण ओठों से होता है, जैसे ठ, उ, प, फ, ब, भ, म। अनुनासिक जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है, जैसे ड, ज, ण, न, म। और अनुस्वार मतलब अनुनासिक मतलब जब मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है। सुस्वर भी अनुनासिक होते हैं और कंठ और तालु से बोले जाते हैं, जैसे ए और ऐ, जिनका और एक होता है कंठ से और बोला जाता है ओ। तो इसी तरह से हम समझ रहे थे कि वर्णमाला के अलग अलग भेद है, उसका वर्णमाला की रहस्यमयी दुनिया क्या है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।